नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है और जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और जैसे जैसे ये बढ़त मिल रही है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आतिशबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। लड्डू मिठाइयाँ यहाँ पर कार्यकर्ताओं की ओर से बांटी जा रही हैं। साफ तौर पर माहौल जो है एनडीए में खुशनुमा है और लगातार जो है आतिशबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। प्रखर मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रखर, राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक इस वक्त क्या माहौल है? जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं एनडीए के पक्ष में यहाँ पर जीत जाती हुई नजर आ रही है। देखिए पूर्वी, जैसे जैसे चुनाव परिणाम आते जा रहे हैं या यूं कहें रुझान आते जा रहे हैं, बैलेट खुलते जा रहे हैं, वैसे ही पटना से दिल्ली तक दो तरीके के माहौल है। साफ बात है कि दो ही तरीके के माहौल होंगे। एक तरफ एनडीए का पक्ष है यानी बीजेपी और जेडीयू का पक्ष है, एलजेपी है, जहां पर लड्डू मिठाइयां बंट रही हैं। हालांकि लड्डू मिठाइयां तो दोनों तरफ तैयार थी, लेकिन कांग्रेस या जेडीयू की आरजेडी की बात करें तो अब माहौल जो है वो वहां पर कहीं ना कहीं ये है कि आखिर गलती हुई कहां। बीजेपी में उत्साह है, पटाखे फूट रहे हैं, रंग अबीर उड़ाए जा रहे हैं, लगातार जोश उमंग है, क्योंकि ना केवल ये जीत की तरफ जा रहे हैं, ये जो रुझान आ रहे हैं ये अब तक की एनडीए की सबसे बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। बात करें तो ये जो आंकड़ा है ये अब अगर बात करें 200 तक जो है वो एनडीए के लिए पहुंच रहा है। 190-200 के बीच में आगे पीछे हो रहा है। हालांकि काउंटिंग के अभी करीब 12 राउंड हुए हैं, 32 राउंड की 34 राउंड की कुल काउंटिंग हुई है, तो ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अब तक जो आंकड़े आए हैं, बीजेपी इस बार जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 90 से ज्यादा सीटों पर लगातार बीजेपी आगे चल रही है, लीड कर रही है। जेडीयू की अगर बात करें, जेडीयू को भी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा फायदा हुआ है। लगभग 43 से ज्यादा सीटों का फायदा हुआ है। 78 का आंकड़े 78 से 80 के बीच में आगे पीछे जेडीयू हो रही है इस समय। यानी कि अगर बात करें तो एनडीए के खेमे में तो लगातार उत्साह है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो जो लगातार एक बात कही जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि अब इस बार जो है वो बिहार में कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस जेडीयू के जो गठबंधन है वो काफी आगे निकल जाएगा। लेकिन जब नतीजे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डबल डिजिट भी नहीं छू पा रहा है। सुबह से ही जब से रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस लगातार सीटें कम होती जा रही है। पहले डबल डिजिट में था, 10-12 सीटों पर आगे चल रही थी कांग्रेस। जैसे जैसे दोपहर हुई करीब 2 बजे तक की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने बोला कि बीजेपी लगातार एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, कुछ प्रमुख सीटें थी जहां पर जैसे हम बात करें तेजस्वी यादव की जो सीट थी तो सीएम फेस भी है। जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं कहीं ना कहीं एक निराशाजनक रहा है महागठबंधन के लिए। कैसे देखते हैं? और इसके अलावा अगर मैथिली ठाकुर की सीट देखें तो अलीनगर काफ़ी युवा प्रत्याशी हैं और उनकी ओर से भी लगातार जो है प्रचार प्रसार किया गया था और यहाँ पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये डिफरेंस आखिर कैसे? देखिए पूर्वी, 2-3 चीजें हैं। ना केवल तेजस्वी बल्कि तमाम जो बड़े चेहरे थे, वीआईपी चेहरे थे जिनको लेकर नजर लगातार थी, उनकी अगर बात करें, राघोपुर से तेजस्वी लगातार पीछे चल रहे हैं। 12 बजे तक की अगर बात करें तो अंतर बहुत कम था, लेकिन अब वो अंतर 3000-4000 के बीच में पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम की अगर बात करें, दोनों डिप्टी सीएम सुबह से ही लगातार लीड कर रहे हैं अपनी अपनी सीट पे। चाहे लखीसराय की बात करें या सम्राट चौधरी की सीट की बात करें, दोनों सीटों पर दोनों डिप्टी सीएम लीड कर रहे हैं लगातार। मैथिली ठाकुर का आपने जो नाम लिया, मैथिली ठाकुर की अगर बात करें, अलीनगर सीट से वो चुनाव लड़ रही थी, काफी युवा प्रत्याशी, और लगातार कहा जा रहा था कि अलीनगर सीट मैथिली के लिए फंस सकती है। लेकिन सुबह से ही लगातार जब से पेटियां खुली, चाहे वो पोस्टल बैलेट हो या फिर ईवीएम की गिनती हो, लगातार मैथिली ठाकुर लीड कर रहे हैं और अब वो लीड जो है वो करीब 10,000 के पास पहुंच चुकी है। तो यानी कहीं ना कहीं ये लीड अब जो है अगर बरकरार रहती तो ये लगातार अब अगर बात करें ग्राफ जीत की तरफ दिखाई दे रहा है। हालांकि परिवर्तन कभी भी हो सकता है। कई सारे कारण, जो आपने कहा कि इसके कारण क्या रहे, बहुत सारे कारण है पूर्वी। ना केवल बीजेपी की या एनडीए की रणनीति, बल्कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की तरफ से भी कुछ चीजें छूट गई हैं।
वो भी कहीं ना कहीं इस बिहार के नक्शे को एनडीए के रंगों में रंगने के पीछे का एक बड़ा कारण है। देखिए, नंबर एक, जब एंटी इनकम्बेंसी की बात आई तो बीजेपी शुरू से सक्रिय हुई, ना केवल बड़े स्तर पर बल्कि बूथ स्तर तक मैनेजमेंट किया। बाहर से कार्यकर्ता बुलाए गए, अलग अलग प्रदेशों से बूथ मैनेजमेंट के लिए लोगों को भेजा गया, बड़े छोटे नेता कार्यकर्ता लगातार लगे रहे। अमित शाह ने सीधे मॉनिटरिंग की। अमित शाह को लेकर कहा जाता है कि जहां जहां चुनाव फंसता है बीजेपी अमित शाह के हवाले वहां की रणनीति करती है। वो चाहे फिर मध्य प्रदेश में देखा हमने, वो चाहे फिर छत्तीसगढ़ में भी देखा, राजस्थान में भी देखा, अलग अलग राज्यों में जो हाल ही में कुछ 1-2 साल के अंदर चुनाव हुए, लगातार देखा कि अमित शाह सीधे कमान लेते हैं और बूथ लेवल तक की मैनेजमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं वो बूथ मैनेजमेंट अब इन नतीजों में भी दिखाई पड़ रहा है। महागठबंधन की भी कुछ रणनीतिक खामियां जरूर दिखाई दी हैं पूर्वी। चुनाव, आप याद कीजिए, चुनाव का ऐलान हो गया था, तारीखों का ऐलान हो गया था, लेकिन जो महागठबंधन है वो सीट शेयरिंग का अपना फॉर्मूला तय नहीं कर पाया। और हुआ ये कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हुआ नहीं, लेकिन सभी पार्टियों ने, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, अपने अपने प्रत्याशी अपने हिसाब से अलग अलग सीटों पर उतार दिए। तो कहीं ना कहीं एक वो मैसेजिंग गलत हुई, वहां से लोगों का कनेक्ट जो है वो नहीं हो पाया। और दूसरा ये कि राहुल गांधी लगातार जिस एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे की बात कर रहे थे, जिसके लिए वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली और कहा गया कि इतना समर्थन मिला कि अभी वोट में कन्वर्ट होगा और एक तरफा बहुमत मिलेगा। कहीं ना कहीं जो वोटर अधिकार यात्रा में लोग जुटे या जो तस्वीरें दिखी, उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन एक बैक सीट पे आ गया, एक रेस्ट मोड में आ गया, जहां पर बीजेपी ने अपना काम शुरू किया। और दूसरी बात यह कि बिहार की जनता, अगर स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो राहुल और तेजस्वी के चेहरे से कनेक्ट नहीं कर पाई। एसआईआर का मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं बन पाया। ये और भी कारण कई सारे हैं, लेकिन अब वो कारण क्या है, वो महागठबंधन को अब बैठकर अपने आत्ममंथन करना होगा पूर्वी। क्योंकि लगातार अगर हम सुबह से बात करें, ऐसे बयान आ रहे हैं कि वापस से चुनाव आयोग की बात हो रही है, ईवीएम की बात हो रही है, तमाम जो ठीक रहा है वो यहीं फोड़ दिया जा रहा है। लेकिन जरूरत है कि खुद महागठबंधन बैठकर इन तमाम कारणों की एक आत्म समीक्षा कर ले। बिल्कुल प्रखर, तो आत्म समीक्षा की तो जरूरत है महागठबंधन को, लेकिन जो रुझान एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं, क्या ये नतीजों में कन्वर्ट हो पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 12 राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है। कई सीटों पर अगर बात करें तो जो लीड पहले 100-125 की थी, मसलन अगर बात करें राघोपुर की बात करें तो 12 बजे तक लीड जो तेजस्वी यादव करीब 125 वोट से पीछे चल रहे थे, अब वो 3000 वोट से ऊपर से पीछे चल रहे। यानी कि अगर बात करें तो लगभग आधा दिन काउंटिंग का हो चुका है। और अलग अलग राज्यों के चुनाव में ये तो हमने साफ देखा है कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो रुझान होते हैं, कमोवेश वही जो है वो शाम को जब नतीजे, फाइनल नतीजे आते हैं तो उसमें कन्वर्ट होते हैं। हो सकता है कुछ सीटों का ऊपर नीचे हो, क्योंकि कुछ सीटों पर अभी भी बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अभी भी कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ है। 1000 से 2000 3000 वाली जो लीड की सीटें हैं, इनको ये नहीं कहा जा सकता कि ये निर्णायक बढ़त है। इनको यही कहा जा सकता है कि यहाँ पर फेरबदल हो सकता है। दूसरा, बिहार की अगर बात करें तो बिहार के विषय में ये कहा जाता है कि बिहार में नतीजे कभी भी पलट सकते हैं। और बिल्कुल ठीक बात भी है, क्योंकि 12 राउंड की ही अभी मतगणना हुई है। कुल मिलाकर 34 राउंड की मतगणना है, यानी आधी से ज्यादा मतगणना अभी बाकी है। नतीजे पलट सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पलटने की संभावना दिखाई नहीं देती, क्योंकि अधिकतर सीटों पर अगर बात करें तो कहीं 9000, 10,000, कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर 22,000 की लीड है। मसलन अगर बात करें मुकामा में अनंत सिंह की अगर बात करें, 22,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ चीजें पलटती भी हैं तो कितना पलटेंगी वो संभावना भी देखनी पड़ेगी उस मामले में। बिल्कुल प्रखर, हमने जैसे कि मुख्य सीटों पर चर्चा कर ही ली है, अलीनगर कर लिया, राघोपुर कर लिया, लेकिन ओवरऑल भी देखा जाए प्रखर तो एनडीए बढ़त बना रहा है और 200 से ज्यादा की अभी बढ़त हो चुकी है। 200 से ज्यादा डबल सेंचुरी यहाँ पर लग चुकी है एनडीए की तरफ से, और जो है महागठबंधन पीछे चल रहा है। तो इसका ओवरऑल कारण क्या हो सकता है? देखिए पूर्वी, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कनेक्ट जो है किसी भी चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं वो पब्लिक से कनेक्ट कर सके या नहीं कर सके, सबसे बड़ा कारण तो वहां बनता है। दूसरा,
मैंने जैसा पहले भी कहा, बैक सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस गई। और ये कांग्रेस के साथ या महागठबंधन के साथ अगर बात करें, ये ना केवल बिहार में दिखा, ये तमाम राज्यों में दिखा। मध्य प्रदेश में बात करें, 2 साल पहले चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में एक कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी के अंदर आ जाता है कि हम अब जीत रहे हैं। तैयारियां होने लगती हैं कि अब शपथ ग्रहण कब होगा, मंत्रिमंडल में कौन होगा। यहाँ तक कि अगर बात करें, बिहार में भी तैयारी यही थी, ऐलान यही किए जा रहे थे कि अब तेजस्वी यादव 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे जी। उस समय में ये हुआ, उस समय में बीजेपी अमित शाह के नेतृत्व में बूथ बूथ पर सक्रिय हो गई थी। चाहे वो एसआईआर का मुद्दा था, उस पर लोगों के बीच बीजेपी भी जा रही थी, कांग्रेस जबकि उसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव को लेके जा रही थी। बीजेपी लगातार उन चीज़ों का काउंटर करती जा रही थी। उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल रहा वो महिलाओं का भी रहा। महिलाओं को अगर बात करें तो चुनाव की घोषणा के ठीक पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार, नरेंद्र मोदी, और आपको याद होगा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ मंच पे थे, महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का एक बड़ा रोल है, और जो मतदान भी बड़ा, लगभग 10%। तो ये भी कारण माना जा रहा है कि लोगों ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ज़्यादा निकल कर वोट किया। और हमने देखा कि बीते सालों में पहले कहा जाता था कि प्रखर, जैसे आपने महिलाओं की बात करी, तो जिस तरीके से बीजेपी की या फिर एनडीए की हम अगर चर्चा कर लें, तो बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है या फिर स्ट्रेटेजी रही है कि आधी आबादी महिलाओं को रुझाने के लिए लगातार स्कीम संचालित होती हैं, योजनाएं लाई जाती हैं। इस बार महागठबंधन ने भी कुछ ऐसा प्रयास किया था, जहां तक मुझे याद है तेजस्वी यादव की तरफ से भी वादे किए गए थे महिलाओं को पैसे देने के। कहीं ना कहीं महागठबंधन की ये स्ट्रेटेजी जो है वो फिट नहीं बैठ पाई। देखिए, वादा करना और दे देना दो चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक जो दिया उससे ज़्यादा कनेक्ट किया, जबकि देंगे से कम कनेक्ट किया। केवल महिलाओं के मामले में नहीं, तेजस्वी यादव ने युवाओं के मामले में भी कहा था कि नौकरियां देंगे, सबसे पहला काम नौकरियां देंगे। लेकिन देंगे और दे दिया दो अलग अलग चीज़ें हैं कि भविष्य में क्या होगा और वर्तमान में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं फर्क वहां पर भी पड़ा है। पूर्वी ये हमने हरियाणा में भी देखा। हरियाणा में जब चुनाव हो रहे थे, बीजेपी ने वहां पर भी कुछ यही स्ट्रेटजी अपनाई। दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली में भी यही स्ट्रेटजी लेकर आए थे। हालांकि दिल्ली में तमाम चीज़ें और भी थी, राजस्थान में थोड़ा सिनेरियो अलग था, छत्तीसगढ़ में सिनेरियो अलग था, क्योंकि वहां पर सरकारें नहीं थी। जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगर बात करें, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में सरकारें पहले से थी, वहां पर भी इसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी गई और वहां पर भी कुछ इसी तरीके के नतीजे आए। और दूसरी बात ये कि इसके जरिए बीजेपी अपने वोट बैंक को भी बढ़ाती जा रही है लगातार, चाहे वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां जहां अब तक वोट परसेंट बढ़ा है, वहां वहां हमने देखा है कि बीजेपी की सीटों में भी इजाफा हुआ है। और बिहार के मामले में अगर बात करें तो वो सीधा फायदा एनडीए को मिला है, क्योंकि ना केवल बीजेपी की सीटें बढ़ी बल्कि जेडीयू की भी उतनी सीटें बढ़ी। बात करें तो बाकी के जो दल हैं, जो पांचों दल हैं, उनके लिए भी फायदा इन चीज़ों से हुआ है। पूर्वी बिल्कुल प्रखर, और लगातार हमने देखा है जिस तरीके से जब एनडीए को बढ़त मिलती है या बीजेपी को बढ़त मिलती है, तो राहुल गांधी हमेशा इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए नजर आए। अभी तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई है, हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया था। एक क्लिप भी उन्होंने नायब सैनी की, सीएम नायब सैनी की दिखाई थी, जहां वो कहते हुए नजर आए थे कि सीएम को पता था, उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हैं। तो एक बार फिर जो नतीजे जो रुझान सामने अभी तक आ रहे हैं, क्या एक बार फिर यहाँ पर जो है वोट चोरी का मुद्दा उठाती हुई कांग्रेस नजर आएगी? देखिए, शुरुआती रुझानों में ही ये साफ हो गया था कि कांग्रेस अब इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पवन खेड़ा का सुबह जब शुरुआती रुझान आने शुरू हुए 9-10 बजे के आसपास, तो पवन खेड़ा का सबसे पहला बयान आया था। पवन खेड़ा कांग्रेस के सीनियर नेता है, उन्होंने कहा कि जो ये रुझान है इसके अंदर तो ये साफ है कि ज्ञानेश कुमार, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो यहाँ पर बिहार की जनता के वोट के आगे जीत रहे हैं। ये पवन खेड़ा ने कोट एंड कोट कहा था। तो ये तो साफ है कि जब नतीजे आएंगे और अगर ये जो रुझान है वो नतीजों में इसी तरीके से कन्वर्ट होते हैं, एक तरफा मैंडेट अगर एनडीए को मिलता है या एक तरफा ना मिलकर भी मैंडेट एनडीए को मिलता है, तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये साफ है, राहुल गांधी का
जैसे आपने जिक्र किया लगातार, चाहे वो एच फाइल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वोट चोरी हो, तमाम ये चीज़ें लगभग तभी से चल रही है जब से बिहार चुनाव की अगर बात करें तो बिहार चुनाव की हलचल तेज हुई थी। तभी अगर बात करें तो राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस दिन वोटिंग थी उसके भी ठीक एक दिन पहले एच फाइल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये तो साफ है कि जब बिहार का नतीजा शाम को बिल्कुल क्लियर होगा, मैंडेट क्लियर होगा, तो इनको लेकर तो आरोप प्रत्यारोप होंगे। पहले ईवीएम का मुद्दा होता था, अब वोट चोरी, एसआईआर और चुनाव आयोग सीधे निशाने पर आते हुए दिखाई दे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रखर। तो देखिए रुझान लगातार आ रहे हैं और बढ़त यहाँ पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं क्या रुझान है, आपको भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है एनडीए के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है और उत्साह भी एनडीए कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। बाकी की और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।